वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो पिथौरागढ़ से आ रही है। पिथौरागढ़ प्रशासन ने चीन सीमा को जोड़ने वाले वैली ब्रिज के टूटने पर जांच बैठा दी है। मुंशियारी एसडीएम को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। यही नहीं, चीन सीमा पर ट्रॉला के साथ पोकलैंड मशीन पहुंचाने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। प्रशासन का कहना है कि ठेकेदार से भी वैली ब्रिज टूटने से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। वैली ब्रिज टूटने के बाद बीआरओ ने फिलहाल सेनर नाले पर एक पैदल रास्ता तैयार किया है और हफ्ते भर के भीतर पुल बनाने का दावा भी किया जा रहा है। जांच टीम गठित कर दिया है एसडीएम साहब का अध्यक्षता में, और उसमें एक एफआईआर भी हमने दर्ज कर दिया है संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कि उनकी वजह से जो है राजकीय संपत्ति को क्षति पहुंचा हुआ है और इस आपदा की घड़ी में जो है वहां पर यातायात बाधित हुआ है। हालांकि वहां पे हम लोगों ने अस्थायी रूप से एक फुट ट्रैक निर्माण करने के लिए बीआर को सूचित। विजयवर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विजय, जिस तरह से ये पुल टूटा और ये वीडियो सामने आया, अब उसके बाद इस पर पूरी इंक्वायरी बैठा दी गई है। किस तरह से ये इंक्वायरी चलेगी, कब तक चलेगी, क्या कोई डेडलाइन भी तय की गई है? जी मैं आपको बताऊं तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि हफ्ते भर के भीतर जांच रिपोर्ट आ जाएगी। एसडीएम मुंशियारी जो है उनको ये जांच रिपोर्ट सौंपी गई है कि ठेकेदार ने किस तरीके से मनमर्जी वहां पर चलाई। कई बार रोकने के बावजूद ट्राले को पोकलैंड मशीन के साथ वैली ब्रिज में उसने चढ़ाया। इसके अलावा प्रशासन का कहना है जो नुकसान है उसकी भरपाई भी वही ठेकेदार करेगा। साथ ही एफआईआर भी यहाँ पर दर्ज की गई है। राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। खासकर ये इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चीन सीमा को जोड़ने वाला ये पुल है। चीन के साथ फिलहाल एक तनाव भरे रिश्ते चल रहे हैं। बॉर्डर में आईटीबीपी और सेना के जवान है, लगातार गश्त कर रहे हैं। उनके लिए रसद इसी पुल के जरिए जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा मामला था, तो प्रशासन ने भी इसको गंभीरता से लिया है। जी बिल्कुल। तो क्या इस बात की आशंका कि कोई साजिशन भी हो सकता है इसके पीछे, और जो ठेकेदार है वो कौन है और किस तरह से पुल टूटा, जरा इसके बारे में बताएं। मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रही हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो ठेकेदार के ट्राले के चालक हैं या सहयोगी हैं, वो इस बात पर एडामेंट थे कि नहीं, वो वैली ब्रिज के ऊपर से पोकलैंड को मिलम की ओर ले जाने में सफल होंगे। हालांकि वो ये कहते हुए भी दिख रहे हैं कि एक आध बार उन्होंने पहले भी कोशिश की है, वो सफल हो गए। तो संभवतः ऐसा कोई साजिश का तो इसमें कोई एंगल नजर नहीं आता। निश्चित तौर पे लापरवाही है कि क्योंकि रोका जाना चाहिए था, सख्ती के साथ रोका जाना चाहिए था, क्योंकि वैली ब्रिज इतने भारी वाहनों के लिए और इतने भारी भरकम मशीनों के लिए नहीं होते। उनमें छोटे वाहन लापरवाही दिखाई गई। पहले इस तरह से गाड़ी गुजरी और उस बात का हवाला दिया गया जिसको साफ दिखाता है कि किस तरह से यहाँ पर इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की गई कि वैली पुल बड़ी गाड़ियों के लिए या भारी वाहनों के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया विजयवर्धन उप्रेती आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब एसडीएम को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और अब इंक्वायरी बैठा दी गई है। साथ ही जो ठेकेदार है उससे भी नुकसान की भरपाई किए जाने की बात कही जा रही है। बीते रोज पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल ओवरलोडिंग के कारण जमींदोज हो गया था। वैली ब्रिज टूटने का वीडियो पूरे देश में देखा गया, यहां तक कि चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। ऐसे में उस शख्स का जिक्र जरूरी है जिसने इस घटना को कैमरे में कैद किया। पेशे से ड्राइवर खुशहाल राम ने इस वीडियो को कैमरे में कैद किया था। खुशहाल का कहना है कि उन्होंने ट्रॉला चालक को भारी मशीन ले जाने से रोका था, लेकिन जब वो रुका नहीं तो उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि पुल टूट जाएगा, इसीलिए वो कैमरे से वीडियो बनाने लगे थे। गाड़ी साइड में लगाया था, उसको मना कर दिया था हमने कि अरे भाई ये कमजोर पुल है, अगर इसको टाला को खाली ले जाओ, मशीन को अलग से ले जाओ। तो माना नहीं, उसने कहा कि यार हमने इससे पहले भी पहुंचा रखा है ऐसे, तो हमने फिर ज़्यादा वो नहीं कर पाए उनको ना, मना तो कर दिया था। इसे वो ले गए, हमने कहा यार क्या पता टूट सकता है पुल करके, हमने वीडियो बनाना शुरू किया। जैसे वीडियो बना रहे थे अचानक बीच में पहुंचा था, तब तक ब्रिज टूट गया। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। आज फिर कोरोना के मरीजों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। प्रदेश में आज 103 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उधम सिंह नगर में 26, पौड़ी में 20, टिहरी में 12 नए केस सामने आए हैं। अल्मोड़ा में 11, हरिद्वार में 9 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2500 के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश की अगर बात की जाए, प्रदेश में 29 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। 1541 केस रिकवर हुए हैं, जबकि 920 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं।
हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा करते हुए कोरोनिल नाम की दवा को लॉन्च किया है। इस मेडिसिन के जरिए कोरोना के मरीजों को ठीक करने का दावा किया गया है। बाबा रामदेव ने दवा को लॉन्च करते हुए क्लिनिकल ट्रायल में इसके सफल परिणामों का दावा किया। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा तैयार हो गई है। दवाओं के ट्रायल के दौरान 3 दिन के अंदर 69% कोरोना रोगी नेगेटिव हो गए। इसके अलावा ट्रायल के दौरान 7 दिन में 100% कोरोना मरीज नेगेटिव हो गए। कोरोनिल और स्वासारी साथ में यह अणु तेल नासिका में डलवाते हैं। ये भी कोरोना का जो प्रभाव हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होता है उसको क्लीन करके, कोई यदि हमारे श्वास नलिका में भी कोरोना के किसी भी प्रकार का प्रभाव है तो उसको हमारे स्टोमक तक ले आता है और स्टोमक में जो भी हमारे स्वाभाविक रूप से जो उसके अंदर क्या बोलते हैं पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो एसिड उसको कोरोना को अपने आप मार देते हैं। तो ये 3 औषधियां मुख्य रूप से हैं। एक अणु तेल है सुबह नासिका में डालने के लिए 3 से 5 बूंद, ये स्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार। इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम बोर्ड की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के अंदर बस चलाने पर सहमति बन गई है। बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि फिलहाल पहले फेज में रोडवेज की 50 बसें चलाई जाएंगी। अगर ये कामयाब रहता है तो उसके बाद दूसरे चरण में बसों को चलाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में 25 जून से उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें सड़कों पर चलेंगी। फिलहाल कम दूरी के रूट पर ही निगम बसें चलाएगा। उसमें कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हुए चलाने की बात है। जैसे अब 35 सीट पर्वतीय क्षेत्रों में होती है तो 35 में हम सिर्फ 17 सीट जो है वही भर सकते हैं। सर, कब से ये बसें चलेंगी और कितनी बसें चलेंगी? इसका अभी अध्ययन किया जा रहा है कि किन रूट्स पे जो है वो आवश्यकता है, तो उसमें से कुछ रूट पे चलाई जाएगी। बड़े हुए किराए को लेकर भी क्या कुछ पुनर्विचार हो रहा है? नहीं, बड़े वो किराए को लेकर के पुनर्विचार नहीं होगा। ये मामला जो है ये उच्च स्तर से निर्धारित किया गया है, तो उसमें इस स्तर से विचार नहीं हो सकता। रुड़की से खबर है जहां कैदियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जेल प्रशासन के खिलाफ ये कैदी नारेबाजी करते इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। एक कैदी जेल प्रशासन पर मारपीट करने का आरोप लगा रहा है। वीडियो बनाने वाला शातिर अपराधी चीनू पंडित बताया जा रहा है। बड़ा सवाल ये कि जेल में मोबाइल फोन कैसे पहुंचा। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये वही वीडियो है जो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि वीडियो चीनू पंडित नाम के एक शातिर अपराधी ने बनाया है। लेकिन बड़ा सवाल कि जेल परिसर के अंदर ये मोबाइल फोन कैसे पहुंचा। बस उन्होंने पैसे लिए, मेरे नशे के इंजेक्शन लगा कर 15-20 सिपाहियों ने बजाया। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। वहीं रुड़की उपकारागार से हुआ कैदियों के वायरल वीडियो मामले में डीजी अशोक कुमार का कहना है कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन मामले के संज्ञान में आते ही कार्रवाई जरूर की जाएगी। हो सकता है जेल अथॉरिटीज को पता हो, अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। सर, कोई अगर संज्ञान में आता तो कुछ कार्रवाई होगा? ऑफ कोर्स, अगर कोई बड़ा मामला, छोटे मोटे मामले तो खुद ही निपटा लेते हैं। अगर कोई बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी तो जरूर जिला पुलिस पे आएगा, तब हम उसको देखेंगे। टिहरी में 5 दिन बाद सीएमओ ऑफिस को सैनिटाइजेशन के बाद आज खोल दिया गया और कर्मचारियों को ही जरूरी काम निपटाने के लिए ऑफिस बुलाया जा रहा है। एक डॉक्टर के कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आने के चलते सीएमओ ऑफिस को सील किया गया था, जहां डॉक्टर के संपर्क में आने वाले 68 कर्मचारियों के सैंपल भेजे गए, जिन्हें होम क्वारंटीन किया गया और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और इसके अलावा हमने आज तो आ ही गए हैं फिर ऑफिस, और वही सैंपल्स अभी 68 के यहाँ से हमारे ऑफिस से गए हैं। ये सैंपल इसलिए लिए चूंकि वो डॉक्टर साहब ऑफिस में तो आते ही थे, काम भी करना पड़ता था, उन पर जिम्मेदारी थी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सर्विलेंस, डीएसओ रहे हैं वो।
टिहरी जिले में अभी तक 377 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 315 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 62 कोरोना केस अभी भी एक्टिव हैं। जिले में 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिनमें से देवप्रयाग ब्लॉक के 2 कंटेनमेंट जोन में एक्टिव सर्विलांस जारी है। डीएम का कहना है कि जिला कोविड सेंटर में 1000 बेड का इंतजाम किया गया है। हमें 377 केस जो है पॉजिटिव प्राप्त हो चुके हैं। उनमें से 62 केस अभी एक्टिव हैं और बाकी हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिए हैं। जनपद का रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। अभी तक 10 कंटेनमेंट जोन हम लोग बना चुके हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल भगोरी में 2017 से ककोड़ा नदी पर 70 लाख की लागत से बनने वाला पुल पीडब्ल्यूडी के विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभी भी अधर में है। गांव वालों का कहना है कई बार विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन को बताया गया, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते इतने साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद अधूरे पुल का निर्माण नहीं हो पाया। देखिए, जिसमें काम तो बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है काम की। सब लोग देख रहे हैं, आजकल बगोरी गांव के लोग आ रखे हैं, उनका सामान है, भेड़ बकरियों का सामान है। यहाँ देखो टाइल पड़ी हुई है गांव की, और इनको ले जाना है, उनको ढुलानी इतनी पड़ रही है। ये पुल लगा लो, पिछले 4-5 सालों से इस पुल में कोई प्रोग्रेस नहीं है, बहुत स्लो काम चल रहा है। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में 8वीं गढ़वाल राइफल के शहीद जवान सुरेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शहीद के परिवार वालों के साथ है और शहीद के परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। बता दें कि चमोली के शहीद जवान सुरेंद्र सिंह नेगी कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शहीद हुए थे। देखिए, शहीद सुरेंद्र सिंह जी का हृदय गति रुकने से, और वो बिल्कुल सीमांत क्षेत्र में थे, उनको शहीद का दर्जा हमारी सेना ने दिया है। निश्चित रूप से उनके परिवार के प्रति राज्य सरकार की पूरी संवेदनाएं हैं, और जो एक शहीद को जो भी सहायता राज्य सरकार करती है। देहरादून से खबर है, जहां पूर्व बैट्समैन वसीम जाफर को उत्तराखंड का हेड कोच बनाया गया है। जाफर उत्तराखंड की घरेलू क्रिकेट टीम को कोच करेंगे। जाफर ने मुंबई और वडोदरा के लिए फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। तो हेड कोच बनाए गए हैं वसीम जाफर। अगली खबर नैनीताल से है, जहां क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन पर केस दर्ज किया गया है। 2 भाइयों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली से लौटे थे कोरोना पॉजिटिव ने नियमों का उल्लंघन किया था। 100 से ज्यादा लोगों को करना पड़ा है अब तक क्वारंटीन। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश के हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का ऐलान किया है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मीटिंग में शिक्षा मंत्री ने घोषणा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर प्रदेश के हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, जिसको लेकर अधिकारी काम करें। इंग्लिश मीडियम के ये स्कूल सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर ही संचालित होंगे। रामनगर में एक शख्स को कुछ लोगों ने उसके घर के पास ही बेरहमी से पीट दिया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामला भवानीगंज का है, जहां एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला, तभी पड़ोस से निकलकर आए युवकों ने उस पर धावा बोल दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। व्यक्ति को अब गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। अल्मोड़ा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने पुतला फूंका। कांग्रेस ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई चरम पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार तेल के दामों को बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय कर रही है। वहीं किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामकुमार वाले समेत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।
हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। कार्यकर्ता पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते करने की मांग कर रहे थे। कार्यकर्ताओं की दलील थी कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम लगातार नीचे गिर रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार भारत में दाम कम नहीं कर रही, जिसका असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। विधानसभा में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश ने कहा कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इंदिरा हृदयेश ने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से मांग की कि वो अपने स्तर पर लोगों को दामों में राहत दे। उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली ड्यूटी को कम करे ताकि लोगों को सस्ता तेल मिल सके। तेजी से लगातार दाम कभी नहीं बढ़ते थे, पर इस बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसे नियंत्रित करने में असफल रही है। तो मेरी अपील है कि इसे नियंत्रित करें और अपनी ओर से लगाए हुए टैक्स को खत्म करें। मेरी केंद्र सरकार से ये भी अपील है कि इसको जीएसटी के दायरे में ले आएं और सभी वो उपाय करें जिससे आम जनता को राहत मिले। केदारनाथ धाम में स्थित गुफाओं पर होने वाले काम को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। साथ ही उन गुफाओं में रहने वाले साधु संत अब बेघर होने जा रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ धाम में आज भी ऐसी गुफाएं हैं जहां साधु संत मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या करते थे, लेकिन बीते साल बाबा के धाम में प्रधानमंत्री मोदी के नाम से तैयार हुई मोदी गुफा के बाद स्थानीय प्रशासन ने केदारनाथ धाम में स्थित सभी गुफाओं में स्थित साधुओं को बाहर किया है और इन गुफाओं को बाजारीकरण के लिए मॉडिफिकेशन का काम शुरू किया है। केदारनाथ में 13 गुफाएं हैं जहां साधु संत सालों से रह रहे थे, लेकिन अब साधुओं पर हुए अत्याचार को लेकर तीर्थ पुरोहित भी नाराज हैं और आरोप है कि सरकार केदारनाथ को केवल बाजारीकरण वहां करवा रही है। सदियों से गुफाओं में रह रहे साधुओं पर अब आधुनिकीकरण के कारण अपनी गुफाओं से वो बाहर हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को फायदा मिल रहा हो, लेकिन पौराणिक परंपरा भी खत्म होने के कगार पर है। और जो जीवन के नहीं है वो वास्तव में साधना की मूल्य सतह तक नहीं पहुंच पाएगा। और जो वर्तमान समय में इन हिमालय पूरा पर्वतीय एक साधना का केंद्र माना गया। यहाँ की जलवायु साधना के अनुकूल होती है। यहाँ का जो सूक्ष्म वाइब्रेशन है, जो यहाँ का स्पंदन है, वो साधक को अनुकूलता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। और इन गुफाओं का महत्व अपने आप में विशेष है। जब उस पर छेड़छाड़ हो जाती है तो उसका जो अपना प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। सरकार तमाम वो आपदा के निशान जो आज भी बाजार में मौजूद है उनको तो साफ कर नहीं पाई, उस मलबे को साफ नहीं कर पाई और तमाम प्रकृति से छेड़छाड़ करके पहाड़ों को खोद करके गुफाओं में जिनमें संत महात्मा वर्षों से रह रहे थे उन संत महात्माओं को वो करके वहाँ उसमें जो है जैसे पहले कृष्णा माई की गुफा थी वो बेचारी स्वर्ग परलोक को चली गई। उसके बाद सरकार ने उस गुफा को जो है अपने अधिकृत कर लिया। उसमें 1500 रुपये रोज में आदमी को रखती है, किराए पे देती है। लगता है पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ अब रोटी बेटी के रिश्ते इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले हैं। पहले जहां नेपाल ने अपने राजनीतिक नक्शे में भारत की जमीन को शामिल किया था, वहीं अब अन्य माध्यमों से भी भारत विरोधी माहौल बनाने में जुटा हुआ है। इसके लिए बाकायदा एफएम जैसे प्रचार साधनों का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। छोड़ भारत दादागिरी छोड़, दादागिरी छोड़, भारत दादागिरी छोड़। सपने में भी शायद ही किसी ने सोचा होगा कि नेपाल भारत के इस कदर खिलाफ खड़ा हो जाएगा। नए राजनीतिक नक्शे में पड़ोसी मुल्क पहले ही भारत के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को शामिल कर चुका है। अपने इस राजनीतिक फैसले को सही साबित करने के लिए अब गानों का सहारा लिया जा रहा है। भारत से सटे इलाकों में नेपाली एफएम रेडियो में भारत विरोधी गानों की इन दिनों बाढ़ आ गई है और ये एफएम भारतीय इलाकों तक भी पहुंच रहा है, जिससे भारतीयों की भावनाएं आहत हो रही हैं। तो हमारे सदियों पुराने संबंध नेपाल से हैं। हमारे भी कई साथी वहाँ पर रहते हैं। हम लोग एफएम रेडियो सुनते हैं, वहाँ के लोकगीत हमें प्रिय हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हम सुनाई दे रहा है कि काला पानी हमारा है, लिम्पियाधुरा हमारा है, ये गाने उसमें बज रहे हैं, इसको लेके हमारी भावनाएं आहत हैं। नेपाल ये भी दावा कर रहा है कि गोरखा सैनिकों ने ही दिल्ली को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से रोका। यही नहीं, लिम्पियाधुरा की नेपाली गीतों में कश्मीर से तुलना की जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत को जिस तरह कश्मीर प्यारा है, ठीक उसी तर्ज पर नेपाल के लिए लिम्पियाधुरा मायने रखता है।
यही नहीं, फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला के ट्वीट के समर्थन में भी जमकर गाने गाए जा रहे हैं और भारत में अब तक इसकी कोई काट नहीं निकाली गई है। भारत पिथौरागढ़ में इतने लंबे समय से आकाशवाणी केंद्र है, इसको इसने अभी तक संचालित नहीं किया है। कम्युनिटी रेडियो को आप संचालित नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप उसको काउंटर करने के लिए संचालित नहीं कर रहे हैं। जो ये प्रोपेगेंडा नेपाल के FM या दूसरी जगहों से चल रहा है, उसको किसी न किसी स्तर पर रोका जाना चाहिए। नेपाल के साथ दशकों से भारत के घर जैसे रिश्ते थे, लेकिन फिलहाल अब हालात बदले हुए हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि भारत सरकार नेपाल पर लगाम लगाए ताकि आए दिन भारत विरोधी माहौल खड़ा करने की साजिशें नाकाम हो सकें। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हल्द्वानी में काठ गोदाम के करीब एक महिला को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। सोनकोट इलाके में रहने वाली 58 साल की महिला पूजा के लिए मंदिर जा रही थी, तभी घात लगाकर बैठे गुलदार ने हमला बोला। गुलदार महिला के शव को अपने साथ जंगल में लेकर चला गया। गांव वालों के शोर के बाद गुलदार महिला को छोड़कर भागा। घटना के बाद स्थानीय लोग डरे हुए हैं, नरभक्षी गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। कोरोना हॉस्पिटल बनने के बाद हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के सुशीला तिवारी अस्पताल के दरवाजे पिछले 3 महीने से आम मरीजों के लिए बंद है। लिहाजा कुमाऊं के 6 जिलों से गंभीर रोगों के इलाज को सुशीला तिवारी अस्पताल आ रहे मरीज परेशान हैं और प्राइवेट अस्पतालों में जाने को मजबूर हैं। वहीं अस्पताल का दावा है कि वो गिने चुने मरीज ही रेफर कर रहे हैं। सुशीला तिवारी लेके गए थे, हमें इलाज वहाँ नहीं मिला था, क्योंकि उसके बाद हमें यहाँ पे मजबूरन आना पड़ा। यहाँ पे लमसम हमारा 12 लाख से ऊपर का खर्चा हो चुका है। अभी भी आगे कोई पता नहीं अभी कितना खर्चा होगा कितना नहीं होगा। ICU जो हमारा जब बन गया है, इसमें हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक मरीजों का सवाल है, मरीजों को हम लोग कम से कम लगभग 1 या 2% मरीजों कभी कभी जो भेजने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो हम यहीं पर इसका सबका इलाज कर रहे हैं। वहीं IIT रुड़की की टीम द्वारा संयुक्त परीक्षण किया गया। ऋषिकेश एम्स भी इस टीम में शामिल रहा, जिसके बाद एम्स ऋषिकेश ने इसकी कार्यक्षमता पर मोहर लगा दी है। रिमोट से चलने वाले प्राणवायु वेंटिलेटर की कीमत 25,000 रुपये रखी गई है। एम्स ऋषिकेश में एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन सिमुलेशन लैब है और इस लैब में विभिन्न तरीके की बीमारियों को डेवलप किया जा सकता है। तो वो कुछ बीमारियां जिसमें कि वेंटिलेटर यूज़ होता है वो यहाँ डेवलप की गई और एक वेंटिलेटर का परीक्षण हुआ। और ख़ासियत इस वेंटिलेटर की ये है कि एक तो ये लो कॉस्ट है, दूसरा ये रिमोट सेंसिंग के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में 3 सालों से चल रही 5 बाघों को लाने की योजना की इस साल शुरुआत हो जाएगी। अक्टूबर में राजाजी टाइगर रिजर्व में कॉर्बेट लैंडस्केप से पहला बाघ शिफ्ट किया जाएगा। NTCA ने इसके लिए 40 लाख रुपए की सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी जारी कर दी है। बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व में 34 बाघ मौजूद हैं, लेकिन इसमें से अकेले 28 बाघ राजाजी के चीला, गोहरी, रवासन और शामपुर रेंज में है, जबकि टाइगर रिजर्व के दूसरे हिस्से मोतीचूर रेंज में महज 2 बाघिन ही मौजूद है। इसके चलते सालों से अकेली रह रही बाघिनों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। इसके लिए 2017 में यहां 5 बाघ लाने की योजना बनाई गई थी। पिछले वित्तीय वर्ष में टाइगर के लिए एक रिलीज़ के लिए बाड़ा भी बनाया गया है, जो कि मोतीचूर रेंज के अंतर्गत है। और वहीं हमने अभी प्लानिंग की है कि अक्टूबर में फर्स्ट मेल टाइगर हम लाकर उसी एरिया में रिलीज़ करेंगे, जहां पे हमारी 2 टाइगर्स अभी सामान्य तौर पे विचरण भी करती हैं। इसके अलावा टाइगर छोड़ने से पहले भी हमारे को ग्राउंड पे बहुत सारी तैयारियां करनी है, जो कि ट्रेनिंग्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट की हैं। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।